बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। द विजन न्यूज़ के साथ मैं हूँ फौजिया मुस्तफ़ा। मुझे क्यों निकाला? नाज़रीन, शेर अब्दुल मरवत साहब के सवाल के बाद उम्मीद जागी है कि या तो फैसले पर नज़रसानी करके मरवत साहब को पार्टी का हिस्सा बनाया जाएगा या फिर उनको जवाब मिल जाएगा कि बानी पीटीआई ने उनको क्यों निकाला। क्योंकि हुआ कुछ यूँ है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने शेर अब्दुल मरवत को मुलाकात के लिए बुला लिया है। मरवत साहब के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने बानी पीटीआई का ये पैगाम उन तक पहुँचाया है। शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि मुलाकात में मैं शिकवा करूंगा खान साहब से कि बगैर सुने मुझे क्यों निकाला। इसी बात पे और मजीद ऐसे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया का डॉक्टर कामरान नफ़ीस साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं कि जो मुलाकात होने लगी है बानी पीटीआई की और शेर अब्दुल मरवत साहब की, तो इस मुलाकात के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और क्यों बुलाया गया उनको? देखिए, इससे कबल भी हमने ये बातें डिस्कस की थी कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की कुछ खिदमात हैं जमात के लिए और उनके अखलास में भी कोई शुबा नहीं किया जा सकता। जिस तरह की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और जिस कड़े वक़्त में उन्होंने पार्टी को सहारा दिया है और जितनी बहादुरी के साथ उन्होंने बानी का जो बयानिया था वो लोगों तक पहुँचाया है, इस तरह की खिदमात बहुत कम लोग हैं जो पार्टियों में अंजाम देते हैं। तो खान साहब का एक मसला ये है कि आम तौर पे वो कोई इतना बड़ा कोई स्टेप ले लेते हैं, इंतहा पे चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनको बहरहाल एहसास ज़रूर हो जाता है कि उनसे कुछ जल्दबाज़ी हुई है। तो लगता ऐसे ही है कि शेर अफ़ज़ल साहब को जब उन्होंने गुस्से में आके पार्टी से निकालने के अहकामात दिए या इस किस्म का उन्होंने फ़ैसला किया है, तो यकीनन उन्होंने सोचा तो होगा अपने नशेब-ओ-फ़राज़ जो जमात ने देखे हैं, जो मुश्किल वक़्त था, उस वक़्त कौन पार्टी के बयानियों को लेकर चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने देखी होंगी और शायद इस पे वो नज़र-ए-फ़ानी करना चाहते हों और शेर अफ़ज़ल साहब भी पार्टी छोड़ने पे ज़ाहिर-ए आमादा नहीं है, जिस तरह बाकी लोग हैं, जिनको पार्टी से निकाल दिया गया, वो तो बाकायदा दूसरी जमातों को जॉइन करने के बाद फिर वो पीटीआई में आना चाह रहे हैं। तो शेर अफ़ज़ल जो है उनका तो जीना-मरना ऐसे लगता है कि पीटीआई के साथ ही है। इसलिए उन्होंने बाकायदा ये सवाल भी किया है कि मुझे क्यों निकाला? तो इसका जवाब भी उनको मिलना चाहिए, ज़रूर मिलना चाहिए और शायद इस सवाल के बाद बानी पीटीआई की जो सोच है उसमें कोई तब्दीली आई हो या वो उन वजूहात को बयान करना चाहते हो कि जिनकी बुनियाद पे शेर अफ़ज़ल साहब को निकाला गया है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि शेर अफ़ज़ल साहब के अखलास में शुबा बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता, लेकिन उनका जो उसलूब है, सियासत करने का तरीका है, बयानबाज़ी का तरीका है, गुफ्तगू करने का तरीका है, वो उसमें बहरहाल तब्दीलियों की गुंजाइश मौजूद है और उनको अपनी जो ख़ामियाँ हैं, उनको ठीक करना चाहिए। शेर अफ़ज़ल साहब को भी अपने रवैये पे नज़र-ए-फ़ानी करनी चाहिए और यकीनन पीटीआई ने भी अगर उनको दोबारा से एक मौका देने का फ़ैसला किया है, अच्छा, ज़्यादा तो चांसेस किस बात के? नज़रसानी होगी फैसले पे या फिर उनको सिंपल जवाब देके बताएँगे कि भाई तुम्हें इसलिए निकाला है? देखिए, जो ये बातें बताने के लिए आम तौर पर नहीं बुलाया जाता कि हुँ, किस लिए निकाला है। जब राहें जुदा करनी होती हैं और ख़ान साहब का तो ये उसलूब रहा है कि उन्होंने बड़ी-बड़ी कुर्बानियाँ देने वाले जो लोग हैं, उनसे जब राहें जुदा की हैं, तो दोबारा वो हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करते। ये उनका एक उसलूब है, उनका तरीक़ाकार है। तो उस सिनेरियो में जब हम देखते हैं कि उन्होंने दोबारा अगर बुला लिया है शेर अफ़ज़ल साहब को, तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि उनको एक और मौका दिया जाएगा और उनको वो वजूहात तो अच्छा, ज़रूर मरवत साहब बताई ने ये जाएँगी। बात की है कि खान साहब को ये बताया गया कि मैं उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से ये बात उनके सामने करके मुझे निकलवाया गया पार्टी से। नहीं, ये छोटी बात है। ये हुँ, इस किस्म की बात ना तो खान साहब इसको मान सकते हैं और ना ही कोई ऐसी बात किसी ने की होगी हुँ, और ना ही ऐसा मुमकिन है। क्योंकि शेर अफ़ज़ल जो हैं वो जितने भी मकबूल हो जाएँ, वो पार्टी के वर्कर ही हैं हुँ, या पार्टी के दूसरी सफ़ के एक लीडरान में उनका शुमार हो सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बानी के मद्देमुकाबिल आ जाएँ या बानी की जगह ले लें। हुँ, ऐसा नहीं हो सकता। जी। अच्छा, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी उसका भी इजलास हुआ है। इजलास में अरकान ने शेर अब्दुल को निकालने के फैसले का दोबारा जायज़ा लेने का मुतालबा किया है और सवाल उठाया है कि हम सबको बताया जाए कि मरवत साहब को क्यों निकाला है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसे अंदरूनी सतह पर हल करेंगे।
डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि नोटिफिकेशन जब एक दफ़ा जारी हो गया, बाकायदा तौर पर उनको पार्टी से निकाल दिया गया, तो ये मामला अंदरूनी मामला नहीं रहा? पहली बात तो ये है कि पार्लिमानी पार्टी ने अगर इस किस्म की बात की है, तो ये एक बड़ी मुस्बत बात है। हुँ, अच्छी बात है, अगर इस तरह उजलत में एक शख्स को निकाला जा रहा है, तो हो सकता है कल किसी और की खिदमात को नज़रअंदाज करके उसको भी निकाल दिया जाए। तो ये रिवायत तो अच्छी नहीं है। हुँ, हुँ। बाकायदा मौका देना चाहिए और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए और उसके मुज़मिरात को भी देखना चाहिए कि पार्टी इस वक़्त जिस सूरत-ए-हाल का शिकार है, उसमें इस किस्म के फ़ैसले क्या असरअंदाज़ होंगे, उनके क्या असरात मुरतब होंगे फ्यूचर में पार्टी की सियासत पे। जी। दूसरी बात जो चेयरमैन पीटीआई ने की है कि ये अंदरूनी मामला है, तो अंदरूनी मामला तो अब नहीं रहा। ये तो अब उस मामले को एक रिवर्स करने की कोशिश है ना, शायद पार्टी को भी ये इदराक हो गया है कि ये फैसला गलत हो गया है। तो अब उसके जो अ, असरात हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए इस किस्म की बात की जा रही है कि ये अंदरूनी मामला है। जब आपने एक शख्स को पार्टी से बाहर निकाल दिया है, तो फिर ये अंदरूनी मामला नहीं रहा। नहीं रहा। अंदरूनी मामला तब तक होता है जब आप एक्सप्लेनेशन माँग लेते हैं, इज़हार वजूह का कोई नोटिस आप जारी करते, उनको उनसे मिलते, उनसे बात करते, हुँ, उनसे पार्टी अपने लेवल की कोई तहकीकात करती अगर उन्होंने कोई इस तरह की गलती की है, उसकी तहकीकात होती, तब तक तो ये अंदरूनी मामला होता। लेकिन अब जिस नहज पर इसको अपनी नादानी की वजह से पहुँचा दिया गया है, तो अब ये अंदरूनी मामला नहीं रहा। जी। लेकिन अगर दोबारा शेर अफ़ज़ल और बानी के दरमियान मामलात सेटल हो जाते हैं और गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती हैं, दोनों एक-दूसरे को सीने से लगा लेते हैं, तो फिर ये अंदरूनी मामला ही होगा और दोबारा बहरहाल इस किस्म के इक़दाम से पहले पार्टी को सोचना चाहिए। जी, बिल्कुल सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब आपने एक प्रेडिक्शन दी थी जो ग्रैंड अलायंस बना रही है पीटीआई उसके हवाले से आपने कहा था कि पहली बात तो ये अलायंस बनेगा या नहीं इस चीज़ पे भी सवाल है और दूसरा आपने कहा अगर अलायंस बनेगा भी, तो क्या ये मुश्तरका इजलास भी कर सकेंगे या नहीं? इसी हवाले से जो है वो बातें भी सामने आ, जैसे कि सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा है कि ऑपोज़िशन ग्रैंड अलायंस बनेगा ही नहीं और ना ही धरना होगा। तहरीक-ए-इंसाफ के लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं इस हुकूमत की ये हुकूमत की गारंटी जो है खुद पीटीआई वाले हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मैंने बानी के खत के बारे में पहले ही कहा था कि डस्टबिन में जाएगा। आर्मी चीफ जमहूरियत पसंद आदमी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजलुर रहमान ऑपोजिशन की तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ये जो फैसल वाड सर ने बात की है कि ऑपोजिशन वाले जो हैं ये हुकूमत के हम कह सकते हैं कि उनके गारंटियर हैं, हुकूमत के साथी हैं। तो जो फवाद चौधरी उन्होंने कहा था कि मुख्तलिफ हलकों के साथी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पीटीआई वाले बेसिकली किसके एसेट्स हैं? देखिए पीटीआई के लोग बुनियादी तौर पर पीटीआई के ही लोग हैं। इस किस्म की जो बातें हैं ये तो सिर्फ़ गलतफ़हमी पैदा करने की एक कोशिश हो सकती है या लोगों को बददिल करने की एक कोशिश हो सकती है या अवाम को ये तासुर देने की कोशिश हो सकती है कि उनकी जो मकबूल पार्टी है उस पार्टी के साथ कोई भी नहीं है, उनके अपने लोग भी नहीं हैं। हुँ, हालाँकि ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने हुकूमत के साथ जाना था वो जा चुके हैं या जिन लोगों ने किसी और कोई और डायरेक्शन अख्तियार करना थी, वो कर चुके हैं। तो अब जो लोग बच गए हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हुँ, तो मेरी राय में तो ये ना मुक़्तदर हलकों के लोग हैं, ना ही ये हुकूमत के लोग हैं, जो पीटीआई के साथ खड़े हैं वो पीटीआई के ही लोग हैं। हुँ, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है और हमें इसी तरह सोचना चाहिए पॉज़िटिव सोचना चाहिए। तो बाकी ये है कि सबके ज़ाहिर मजबूरियाँ भी होती हैं, मफ़ादात भी होते हैं और कुछ मफ़ादात ऐसे होते हैं जिनकी कुर्बानियाँ दी जा सकती हैं और कुछ मफ़ादात ऐसे होते हैं जिनकी कुर्बानियाँ नहीं दी जा सकती। तो कंप्रोमाइज़ इस हद तक लोग हो सकते हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई इक़दाम उठाने जैसे अपनी पार्टी को बाज़ रखने की कोशिश करें या हुकूमत के खिलाफ बयानबाज़ी इस हद तक ना करें कि जिससे हुकूमत की गुडविल को नुकसान पहुँचे। जी, इस हद तक तो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो लोग पीटीआई के ही हैं और हर एक का अपना अंदाज़ होता है, तनकीद करने का भी अपना अंदाज़ है, गुफ्तगू करने का भी अपना अंदाज़ है। जी। कुछ लोग कड़ी तनकीद करते हैं हुकूमत पर, कुछ लोग खुलकर बात करते हैं, कुछ उस अंदाज़ में गुफ्तगू नहीं करते। हुँ, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि ये लोग किसी और तरह जी। अच्छा ये जो बात की गई है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बचाने के लिए शहबाज शरीफ की हुकूमत और काबीना पीछे खड़ी है। आप इस बात से कितना एग्री कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद सी एक बात है कि हुँ,
वज़ीर आला केपी जो हैं उनको बानी ने मुंतखब किया है, उन्होंने उनको नामज़द किया है और पीटीआई के अरकान ने उनको वोट दिया, उनकी हुकूमत पीटीआई की वजह से खड़ी है और उन्होंने हुकूमत को टफ टाइम दिया है, जितना वो दे सकते थे। अब देखें हर चीज़ का कोई ना कोई तरीक़ाकार होता है। अब एक जगह पे आप बारिश की अगर तलब है तो ज़रूरी नहीं कि आप आग लगा दें और कहें कि बारिश आएगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि मामलात को सेटल करना होता है और ख़ास तौर पर जब आप इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपने सूबा भी चलाना है, आपने हुकूमत भी बचानी है, आपने अपनी पार्टी के जो बयानिया है उसको भी साथ लेकर चलना है। एक बहुत बड़ा काम है जो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं और इस एतबार से यकीनन उनको, जिस तरह हमने पहले अर्ज़ की है, कि हर एक का अपना उसलूब होता है कि अली अमीन ने अपनी पार्टी के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का एक अपना उसलूब अपनाया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में आप लड़ रहे हों, हर मामले में आप अदम ताउन करें, कहीं पे कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी अपनानी पड़ती है। तो इस एतबार से इंतज़ामिया का चूँकि वो हिस्सा हैं, इंतज़ामी तौर पर हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत के बल्कि सरबराह हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो कोई भी सूबा फेडरेशन से अलग होकर तो नहीं ना चल सकता। यकीनन उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के साथ चलना पड़ता है, यकीनन उन्हें वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी मिलना पड़ता है, उन्हें वज़ीर दाखिला के साथ भी मिलना पड़ता है, उन्हें बाकी जो इंतज़ामी इकाइयाँ हैं, उन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत यकीनन नहीं चाहेगी कि इस किस्म का एक दबंग वज़ीर आला हो और पीटीआई यकीनन ये नहीं चाहेगी कि कोई कंप्रोमाइज़ लोग वहाँ पे मुसल्लत कर दिए जाएँ। जिस तरह के पहले लोग रहे हैं और मुश्किल वक़्त आते ही वो पार्टी को छोड़कर चले गए। ना उन्होंने बानी का लिहाज़ किया, ना पार्टी का लिहाज़ किया, ना मंशूर का लिहाज़ किया, ना अपने वोटर्स का लिहाज़ किया। किसी का भी उन्होंने ख़्याल नहीं किया और वो छोड़कर चले गए। तो एक शख़्स जो अभी तक रेज़िस्ट कर रहा है, अभी तक अपनी पार्टी के बयानिए के साथ मौजूद है, तो उसकी हुकूमत क्यों सपोर्ट करेगी? मतलब देखें पीटीआई की अगर वहाँ पे हुकूमत बनी है खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो हुकूमत नून लीग ने तो नहीं बनाई या पीपल्स पार्टी ने तो नहीं बनाई। वो तो अवाम के वोटों से बनी है और अवाम ने जो वोट दिया है वो पीटीआई की वजह से इनको दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला केपीके जो हैं वो इतने कमज़ोर शख़्स हैं या इतने कम फ़हम शख़्सियत हैं कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि अवाम क्या चाहती है। अवाम के ही वोटों से वो आए हैं, तो अवाम की ख़्वाहिश के मुताबिक उसी मकबूलियत को बरकरार रखना उनके लिए ज़रूरी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है या वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिरी तौर पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। जी। अच्छा, एक तरफ ये बात की जा रही है कि पीटीआई क़यादत पर तनकीद करते हुए कहा जा रहा है कि वो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने कहा है कि वो मुख्तलिफ हलकों के नुमाइंदे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़यादत जो है वो पीटीआई बानी पीटीआई उनको कभी भी बाहर निकलवा सकती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम कमेटी बनाएँगे, फवाद चौधरी कुछ 5-6 रुकन ऐसे सियासी हैं जो मिलके कमेटी बनाएँगे और एक नकाती पॉइंट पर इकट्ठे होकर बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिश करेंगे। तो देखें अब ये फवाद चौधरी साहब के तो अपने मसाइल हैं, हुँ, तो उनका जो किरदार है सबसे पहले तो किरदार देखना चाहिए ना। हुँ, तो इससे पहले जब मुश्किल वक़्त था, तो उन्होंने उस वक़्त बानी का साथ क्यों नहीं दिया? मतलब ये एक सवाल है और अब उनका जबकि कहना है कि उन्होंने साथ छोड़ा ही नहीं है किसी दिन से भी। उन्होंने कहा अगर मैंने साथ छोड़ा होता तो मैं इस वक़्त वज़ीर होता। देखें अगर आप दिन को ये कहना शुरू कर दें कि ये रात है, तो कहने से तो कुछ नहीं होता। दिन हुँ, दिन ही होता है, रात रात ही होती है। सबको पता है कि वो कहाँ गए थे, किन सफ़ों में गए थे और दोबारा वो क्यों लौट कर आए, ये चीज़ भी सबको पता है। इसकी एक बुनियादी और एक सादा-सी वजह ये है कि जो लोग भी छोड़ कर गए हैं, उनको उस हद तक इज़्ज़त नहीं मिली हुँ, जिस किस्म की इज़्ज़त की वो तवक्को कर रहे तवक्को थे। कर रहे थे। और दूसरी बात अवामी एक रद्द-ए-अमल है, शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा है उन लोगों को जो छोड़कर गए थे। तो फवाद साहब की इस सियासी किरदार पर जो एक धब्बा लग चुका है, हुँ, उसको वो मिटाने की हज़ार कोशिश करते रहें, लेकिन ये धब्बा मिट तो नहीं ना सकता। हुँ, तो अब उनके कहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हक़ाइक़ तो यही हैं कि वो छोड़कर गए थे। हुँ, अब वो दोबारा जगह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है वो कुछ न कुछ ज़ाहिर करने की कोशिश भी करेंगे, हुँ, ज़ाहिरी तौर पर कुछ इक़दामात भी हो सकता है करें। हो सकता है वो एक निकाती एजेंडे पर कुछ लोगों को जो छोड़ गए थे पार्टी उनको जमा करें और दोबारा से पीटीआई में अपनी जगह बनाने की कोशिश करें। हुँ, पीटीआई के साथ अलमिया ही यही रहा है
कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल रहे हैं जो पार्टी के साथ मुखलिस नहीं थे। इसलिए अब भी ये लोग कहते हैं ना कि ये लोग एस्टेब्लिशमेंट के हैं या ये हुकूमत के लोग हैं। उनका कहना है कि ये जो मौजूदा क़यादत है पीटीआई की, ये किसी भी तरह इनके साथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने मुश्किल वक़्त नहीं देखा। उन्होंने कहा जो कठिन वक़्त था वो हमने देखा, 7 माह जेल मैंने काटी, 48 मुकदमे मैं भुगत रहा हूँ और एस्टेब्लिशमेंट इन पे ही क्यों मेहरबान है? देखिए मुकदमे भुगतने में और पार्टी के बयानिए का साथ देने में बहुत फ़र्क है। हुँ, मुकदमे भुगतने की वजूहात बेशुमार हो सकती हैं। आपने थोड़ी-सी इस्तिकामत का मुज़ाहिरा करना था, जी, थोड़ी-सी सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना था। हो सकता है आपकी इस बात में तासीर होती, जी, हो सकता है लोग ये बात मानते, लेकिन अब जो कुछ आप कर चुके हैं फवाद साहब, अब शायद लोग ये बात ना मानें। जी। अच्छा, उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा, उन पे भी उन्होंने उनके खिलाफ एक ट्वीट की थी कि तहरीक-ए-इंसाफ ने एक ऐसे शख्स को सेक्रेटरी जनरल लगाया जिसका पेशा ही मनी लॉन्ड्रिंग को कानूनी जवाज़ फराहम करना है। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर हर चोरी में शरीफ खानदान का कानूनी मावन रहा है और अब उनसे ये उम्मीद की जा रही है कि जमहूरियत और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये हर अव्वल दस्ता होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मज़ाक अब बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा जो है वो नॉन इलेक्टेड जो है जनरल सेक्रेटरी बने हैं। उसके अलावा शेख वकास जो है उन्होंने पूरी केपी हुकूमत भेज दी है। यही हाल रऊफ हसन का भी है। उन्होंने कहा ये सब मिलके जाली अकाउंट्स चला रहे हैं। इस हवाले से ज़रा अपनी जो है वो देखें ये सारे वो ज़ाती इल्ज़ामात हैं। हुँ, अब इसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अगर उनके पास दलाइल मौजूद हैं, उनके हुँ, पास सबूत मौजूद हैं, तो यकीनन वो सबूत पेश करें हुँ, और इन लोगों के खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो इस किस्म के जराइम से मुंसलिक लोगों के जी, खिलाफ कार्रवाई होती है। जी, तो अब फवाद साहब के पास अगर इनके खिलाफ इसके सबूत हैं, तो वो सबूत ज़रूर मुहैया करें और इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें। हुँ, अगर कोई पीटीआई का ओहदेदार है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही किसी किस्म के जराइम से मुबर्रा हो सकता है। अगर कोई हुँ, वो जराइम में हिस्सा है, हिस्सेदार है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जी, बाकी जहाँ तक ये बात है कि नून लीग का कोई वकील रहा है, एडवोकेट रहा है और अब वो पीटीआई का रहनुमा है, तो ये वकालत का तो शोबा ही ऐसा है हुँ, कि उसमें उन्होंने एक केस लिया होगा, वो उनकी नज़र में हो सकता है उसमें हक बजानिब हो हुँ, नून लीग की क़यादत, तो उन्होंने वो केस लड़ा होगा, वो उनका एक प्रोफ़ेशन है। अब आप ये तो नहीं कह सकते एक डॉक्टर को कि वो फलाँ ने जो है वो एक शख़्स का इलाज किया था, तो आज वो उसकी उसकी मुखालिफ क्यों है, उसका दुश्मन क्यों है। हुँ, एक प्रोफ़ेशनल एटीट्यूड होता है और प्रोफेशनल एटीट्यूड में इस किस्म की चीज़ें नहीं होती, ना ही इस किस्म की तानाज़नी करनी चाहिए। फवाद साहब खुद भी एक चूँकि कानूनी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जी। उनको उनको ये सूट नहीं करती इस किस्म की बातें। अच्छा, पीटीआई वालों की एक और शिकायत है कि बानी पीटीआई से उनसे उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही कि पीटीआई रहनुमाओं की आज अडयाला जेल में उनसे मुलाकात करवाई जानी थी, लेकिन नहीं करवाई गई। अडयाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और पुलिस ने जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। पुलिस की जानिब से सड़क की गुजरने वाली गाड़ियों की मुकम्मल तलाशी ली गई और मखसूस अफराद के अलावा किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी हवाले से अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इन्हें और इनके साथियों को जेल से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया जबकि दीगर अफराद को जाने दिया गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो फिर सबके लिए यकसा जो है पाबंदी क्यों नहीं है कि अगर सर्च ऑपरेशन था तो सिर्फ उनको ही क्यों रोका गया, सबको क्यों नहीं रोका गया? तो सबसे पहला सवाल इस हवाले से यही है कि जो पीटीआई की क़यादत है, पीटीआई रहनुमा है, उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही बानी पीटीआई? देखिए, ये तो एक तरीक़ाकार रहा है हुकूमत का कि इसमें हर्डल डाली जाती हैं, रुकावटें पैदा की जाती हैं। तो अब वो हर्डल्स ज़ाहिर है ये एक पुराना तरीक़ाकार चला आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। उसके तरीक़ाकार तब्दील हो सकता है हुँ, कि किसी बहाना तब्दील हो सकता है, कभी सिक्योरिटी का इश्यू होता है, कभी कोई सर्च ऑपरेशन का नाम लिया गया है या और भी कोई वजूहात हुकूमत पेश कर सकती है। हुँ, लेकिन बुनियादी जो मकसद तो वही होता है कि क़यादत को जो सफ़ेदोम की क़यादत है, उसको बानी से दूर रखा जाए ताकि उनको आइंदा की हिकमत अमली हुँ। बनाने में मुश्किलात हों या उसमें वक़्त लगे और इसी किस्म के मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ख़ास या कोई बड़ा मकसद हुकूमत का सामने फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अलीमा खान ने पार्टी छोड़ने वालों पे ये तबसरा किया है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, हमारे लिए सिर्फ़ बानी पीटीआई अहम है। इस बात से आपको नहीं लगता कि पीटीआई वन मैन आर्मी है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोगों से? देखिए, कोई भी
जो पॉलिटिकल पार्टी है वन मैन आर्मी नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है कि अकेला आदमी एक पार्टी चलाएगा या बाकी लोग जो हैं वो मैटर नहीं करते, उनकी जी। मौजूदगी, उनका आना, उनका जाना, ये बड़ा संजीदा मामला होता है कि अगर लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं तो इस पे लीडरशिप को ज़रूर सोचना चाहिए कि लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं और अगर लोग आ रहे हैं तो इस पर खुश भी होना चाहिए। ये खुशी की बात होती है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो ये उनका एक सियासी बयान हो सकता है या अपने आप को एक हौसला देने की कोशिश हो सकती है या उन लोगों को अंडर एस्टिमेट करने की एक कोशिश हो सकती है कि जो लोग पार्टी के साथ वफ़ादार नहीं हैं। बाकी ये किसी भी जमहूरी जमात के लिए ये एक अलमिया होता है कि लोग उनको छोड़कर चले जाएँ। अच्छा, जाते-जाते एक सवाल और कर लेते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज एक जलसा किया है नारोवाल में। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पूरे पाकिस्तान से बुरी खबरें आ रही हैं, आज मुल्क भर से अच्छी खबरें आ रही हैं। सिर्फ़ अडयाला जेल से ही बुरी खबरें आ रही हैं और अडयाला वाले हमें ख़त पे ख़त लिख रहे हैं और हमसे मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें बचा लो। तो अडयाला से जो ख़त आ रहे हैं, इनमें क्या कबाहत है? देखिए पहले भी हमने इस पे बात की है कि जो ख़त लिखना है और ख़त में जिस हुँ, किस्म की गुफ्तगू की जा रही है वो एक अपना बयानिया है, एक अपनी सोच है। बानी पीटीआई की वो एक सियासी आदमी है और जेल में अब वो जलसा तो कर नहीं सकते, वो तकरीर कर नहीं सकते, वो अवाम के साथ बराह रास्त मुख़ातिब हो नहीं सकते। तो हुँ, उन्होंने एक तरीका, एक उसलूब तलाश किया है कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाई जाए, अपनी फ़िक्र पहुँचाई जाए। अपना वो जो मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज पहुँचाया जाए। इस मैसेज को एक मुअस्सिर बनाने के लिए उन्होंने एक देखा है कि किसी ऐसी शख्सियत के नाम ख़त लिखा जाए, जिनके हवाले से लोग ख़बरें देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने वो आर्मी चीफ़ के नाम ये ख़त लिखा। अगरचे हम इससे मुत्तफ़िक नहीं हैं, इस किस्म का तर्ज़ अमल एक जमहूरी लीडर को नहीं करना चाहिए, अख्तियार नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनका एक उसलूब है कि वो अपनी बात करना चाहते हैं। जी। और उसके जो मदरजात अब तक सामने आए हैं, उनमें कहीं भी कोई मिन्नत समाजत वाला मामला तो नज़र नहीं आ रहा। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे होने की बात करते हैं, वो अपनी साबित कदमी की बात करते हैं। तो मरियम नवाज़ साहिबा को हो सकता है इन ख़त से मसाइल हों और होने भी चाहिए क्योंकि उनकी एक मुख़ालिफ़ जमात है जिसका बयानिया लोगों तक जा रहा है इन खतूत के ज़रिए। तो उनकी तनकीद करना चलें बजा है, लेकिन ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है कि उसमें कोई मिन्नत समाजत की जा रही है। इस किस्म का कोई जुमला उसमें हमें नज़र नहीं आया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि बानी पीटीआई और शेर अब्दुल मरवत साहब की मुलाकात होने वाली है। अब उस मुलाकात में क्या नई चीज़ें सामने आएँगी, क्या नई बातें सामने आएँगी और ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों, जो सारे मामलात ख़राब चल रहे हैं, उनमें बेहतरी आए और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए काम किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।